हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईड्यूट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BHIC 133 जिसमें भारत का इतिहास 1206 से लेकर 1707 तक के भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जिन भी स्टूडेंट को या जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री का पेपर या एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आपको मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो एग्ज़ाम के पर्पस से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पे आधारित प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं तो आपकी बेहतरीन तैयारी है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो मैं टॉपिक आज बताने वाला हूँ उस पर बस आप अपनी पकड़ बना लीजिए, उस टॉपिक को आप समझ लीजिए। तो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे उसके उत्तर आप बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और इस पूरे इतिहास क्रम को सरल शब्दों में आसानी से समझते हैं। जो BHIC 133 है उसकी इकाई 1 में महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है वह है अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराएं। इस पे आधारित प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो चलिए अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपरा को जान लेते हैं। अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराएं। अरबी इस्लाम विश्व की भाषा थी, इसलिए इस काल में सबसे पहले उपलब्ध ऐतिहासिक लेखन अरबी में लिखा गया। जो मध्यकाल का जो समय हम देखते हैं जिसमें भारत पे अरबी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था, उस समय का जो महत्वपूर्ण विवरण हमें मिलता है उसमें अधिकतर जो लिखी हुई परंपराएं हमें देखने को मिलती है वो अरबी और फारसी में। तो चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं अरबी की तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस अरबी परंपरा के अंदर हमें जो लेखन देखने को मिलता है उसमें न केवल शासकों, राजनीतिक घटनाओं और उनसे संबंधित शिविरों की कहानी के इर्द गिर्द घूमते हैं बल्कि वे आम आदमी के जीवन की भी बात करते हैं। जो अरबी ऐतिहासिक लेखन परंपरा है उसके अंतर्गत हमें ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं क्रम के साथ साथ आम आदमी के जीवन की भी बातें देखने को मिलती है। अरबी ऐतिहासिक परंपरा राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को भी सम्मिलित करती है। जो उस समय के जो लेखक थे जिन्होंने उस समय के विवरण को लिखित रूप में सुरक्षित किया, उन्हें जब हम देखते हैं तो उनमें हमें राजनीतिक सैन्य घटना के साथ साथ जो सामाजिक आर्थिक परिवेश था, सांस्कृतिक और धार्मिक जो लोगों का जीवन था उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा देखें तो अरबी लेखन परंपरा के अनुसार ही कुरान को लिखा गया था। जो इस्लाम को मानते हैं उनका जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसे अरबी परंपरा के अंतर्गत ही लिखा गया था। तो अरबी परंपरा का जो लेखन कौशल है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ बाद में आने वाले जो वक्त थे उसमें जो उनके कुछ लेखक थे, जो अरबी परंपरा के जो लेखक थे, वे राजनैतिक जो शासक थे जिनके क्षेत्र छाया में या जिनके संरक्षण में ये लेखन करते थे, उनके जीवन के इर्द गिर्द ही इनकी लेखन कौशल सीमित होती गई और इनका जो लेखन परंपरा है वह दरबारी परंपरा बनती चली गई। इसी में आइए कुछ ऐसे एक दो उदाहरण को भी देख लेते हैं। जैसे कि बाद के काल में जो लेखन परंपरा है, अरबी लेखन परंपरा है, वह दरबार की राजनीति और अभिजात्य वर्ग पर केंद्रित होने लगा। इसके साथ ही धीरे धीरे शाही संरक्षण के साथ अरबी इतिहास का झुकाव भी अधिक से अधिक वंशवादी इतिहास की तरफ हो गया, जिससे अपने संरक्षकों की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई, जिसने एक और तत्व अलंकारिता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह विशेष रूप से
ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कम शब्दों में अगर उत्तर देना हो तो मोटा मोटी यही बात आ रही है कि अरबी परंपरा जो है उसमें जितने भी इस परंपरा से जुड़े हुए लेखक थे उन्होंने सैन्य घटना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को केंद्रित करके अपनी लेखन परंपरा बनाए रखी। वक्त बीतने के साथ ही वे अपने संरक्षक के प्रति अपनी कला को समर्पित करते हुए चले गए। तो मुख्य बात यह है। इसके साथ ही आगे बढ़े तो फारसी इतिहास लेखन को देखते हैं तो इसका भी इतिहास जो है संकुचित है। यह सामाजिक धार्मिक की तुलना में राजनीतिक इतिहास और शासकों और कुलीनों के जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया गया है। फारसी लेखन परंपरा की बात करें तो इनका भी जो लेखन है वह सामाजिक धार्मिक की तुलना में राजनीतिक, जो इनके संरक्षक जो शासक थे उनके जीवन के इर्द गिर्द ही घूमता है। और इनका जो लेखन है उसे हम वंशवादी इतिहास भी कह सकते हैं। ये राजाओं और जो कुलीन वर्ग होते थे, जो धनी शासक होते थे, अमीर व्यक्ति होते थे उस समय के, उनके जीवन के आसपास ही इनका लेखन संकुचित हो जाता है। इस प्रकार देखें तो फारसी इतिहासकारों ने अपनी रचना का महत्व बढ़ाने के लिए शासकों को अपनी रचनाएं समर्पित करना पसंद किया। इसका एक दो उदाहरण भी देख लेते हैं, जिसमें देखें तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी तारीख ए फिरोजशाही को फिरोज शाह तुगलक को समर्पित किया। वहीं देखें तो इकबाल नामा ए जहांगीर को समर्पित की गई। तो यह हमने आज के इस वीडियो में फारसी और अरबी परंपरा को समझा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। इसी इकाई में एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसके ऊपर बन सकता है, वह है जियाउद्दीन बर्नी। आइए तो जियाउद्दीन बर्नी के बारे में भी जान लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी एक सफल लेखक था। उसकी रचना में हमें उसकी गहन विद्वता, उसकी समझदारी साफ दिखती है। उसकी प्राथमिक रचनाएं जो थी वो तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी थी। बर्नी ने जो अपना लेखन लिखा है या इतिहास का जो विवरण प्रस्तुत किया है उससे हमें अलाउद्दीन के समय के मूल्य नियंत्रण उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही बर्नी का जो विवरण हमें प्राप्त होता है उससे अलाउद्दीन के द्वारा जो निर्माण गतिविधियां की गई थी उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे उसके द्वारा सिरी का दीवार की किलाबंदी, जमा मस्जिद, कई शहरों और कस्बों, हौज खास आदि पर जो उसने निर्माण गतिविधियां की थी उसके बारे में हमें बर्नी बताता है। बर्नी अलाउद्दीन द्वारा सजा के मामले में शरिया के प्रति उपेक्षा दिखाने के लिए अपनी स्पष्ट नापसंदगी दिखाता है। बर्नी के लेखन से हमें यह मालूम चलता है कि जो अलाउद्दीन था वह किसी को अगर सजा देना होता था तो वह शरिया को पैमाना बनाता था और उसी आधार पे सजा देता था। अगर उसके प्रांत में जो उसके फौजदार या उसके जो कर्मचारी थे अगर सजा देने में शरिया की उपेक्षा करते थे तो वह नाराज होता था। ऐसा हमें जियाउद्दीन बर्नी के लेखन से ये बात पता चलती है। इसके साथ ही वह जो है सो मोहम्मद तुगलक के बारे में भी हमें जानकारी देता है। उसके अनुसार उसने अपने पिता की मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानता था। वह हमें बताता है कि उसकी पिता की मृत्यु आकस्मिक मृत्यु थी। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन 17 वर्षों तक सलाहकार के रूप में उसके दरबार में काम किया था। वह अपने संरक्षक के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा करता है और उसे सुल्तान ए सईद यानी पवित्र शासक बताता है। साथ ही बर्नी हमें बताता है कि उन्होंने आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों को अपने में आत्मसात करने का प्रयास किया। उसकी सैन्य नेतृत्व में प्रतिभा, शिक्षा और उदारता के लिए प्रशंसा करता है। बर्नी उसकी महान साहित्यिक गतिविधियों, तर्कसंगत विद्वानों के संगत में उसकी रुचि को भी हमें बताता है।
साथ ही वह पवित्र और धार्मिक मानसिकता वाले रूढ़िवादी मुसलमानों उलमाओं की भी हत्या करने में नहीं हिचकता था। फिर भी वह 5 वक्त का नमाज अदा करता था। यह सब हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बर्नी द्वारा बताए गए विवरण से जानकारी प्राप्त होती है। इसी क्रम में आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को भी टॉपिक को भी देख लेते हैं, जिस पे प्रश्न आने की संभावना होती है। इसमें है अबुल फजल। अबुल फजल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अवश्य पढ़ लें। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अवश्य रखें ताकि इस पे बनने वाले प्रश्न का उत्तर आप दे सकें। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अबुल फजल जो है वह फैजी का छोटा भाई था और मुबारक नागौरी का बेटा था। साथ ही वह अकबर का करीबी दोस्त भी था और इसकी प्रसिद्धि का जो मुख्य आधार है वह है इसका रचना जो इसने अकबरनामा के नाम से की थी। आईने अकबरी उनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है जो अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकी ब्यौरा प्रस्तुत करता है, जो प्रारंभ में अकबरनामा का 3रा खंड था। अकबर का वर्णन अकबर के 46वें शासकीय वर्ष पर खत्म होता है। अकबर के 47वें शासकीय वर्ष में अबुल फजल की वीर सिंह देव बुंदेला ने हत्या करवा दी थी। आइए आईने अकबरी के बारे में भी जान लेते हैं किसमें क्या था। तो आइन को 5 पुस्तकों में बांटा गया था। पहली साम्राज्य प्रतिष्ठानों से संबंधित थी, दूसरी सेना से संबंधित थी, तीसरा प्रशासन के कार्यालय और पदों के बारे में विवरण देता था, चौथा मुख्य रूप से यह हिंदू धर्म दर्शन चिकित्सा विज्ञान रीति रिवाजों और तौर तरीकों का वर्णन प्रस्तुत करता है, और 5वीं पुस्तक में अकबर के कथनों का समावेश है। जहां अकबरनामा लड़ाइयों और घटनाओं से परिपूर्ण है, वहीं आइन को एक गजेटियर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हमने अबुल फजल के बारे में भी जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है जिस पे प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ कुछ संस्मरण है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि इस पे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा देखने को मिलता है। जैसे बाबर का संस्मरण, जिसे हम ताजुक बाबरी या फिर बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तो आप बाबरनामा याद रखेंगे, जिसमें बाबर का संस्मरण है, जो मूल रूप से तुर्की में लिखा गया था और सही अर्थों में इस्लामी साहित्य की एकमात्र सच्ची आत्मकथा कहा जा सकता है। यह बाबर के द्वारा स्वयं लिखा गया था और इसे इस्लामी साहित्य की एकमात्र सच्ची आत्मकथा कहा जा सकता है। यह घटनाओं का अत्यधिक स्पष्ट और सर्वलौकिक वृत्तांत है। उन्होंने अपने दौर की घटनाओं का बिल्कुल सच्चा और निष्पक्ष लेखन किया है। बाबर मानता है कि मैंने जो कहा है वह सीधा साधा सच है। मैंने घटनाओं के बारे में वैसा ही कहा है जैसे वो घटित हुई थी। यह बाबर कह रहा है बाबरनामा में। मैंने जो कुछ लिखा है उसमें हर शब्द मैंने निष्ठापूर्वक सच्चाई का अनुसरण किया है। हालांकि बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी और उसका वृत्तांत यकायक 1529 पर रुक जाता है। यह घटनाओं की एक डायरी के रूप में लिखा गया है। बाबर फरगना और समरकंद में अपने संघर्ष के एक जीवन वर्णन के साथ साथ हिंदुस्तान में अपने अल्पवास, अपने युद्धों और संघर्षों और विजयों का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। वह उस समय के हिंदुस्तान के बारे में भी जानकारी देता है। वह बताता है कि भारतीयों की कमजोरी निम्नलिखित तरीके से वह देखता था। उस समय पूरा हिंदुस्तान किसी एक सम्राट के अधीन नहीं था। प्रत्येक राजा अपने अनुसार अपने छोटे से भूभाग में राजा के रूप में स्थापित था। वह भारतीय शहरों और बस्तियों की क्षण भर
क्षण भर की प्रकृति को भी देखता है। वह टिप्पणी करता है कि हिंदुस्तान में गांव और बस्तियों, यहाँ तक कि शहरों का भी विनाश और निर्माण पल भर में किया जा सकता है। लेकिन साथ ही वह असंख्य कारीगरों की उपस्थिति से भी प्रभावित था। उसने लिखा कि हर पेशे और व्यापार के कामगार बेइंतहा असंख्य हैं। वह इन व्यवसायों की वंशानुगत प्रकृति पर भी टिप्पणी करता है। युगों से समान रोजगार और व्यापार पिता से पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है। वह उस समय के भारत के बारे में बात कर रहा है। उसने अपने संस्मरण बाबर को एक सच्चे प्राकृतिकवादी के रूप में इंगित करता है। स्थानीय पर्यावरण और प्राकृतिक भूगोल वनस्पतियों के बारे में भी वह अपनी रुचि प्रकट करता है। तो हमने बाबर के संस्मरण के बारे में भी जान लिया है। इसे आप ध्यान रखेंगे ताकि इस पे बनने वाले प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सके। मैंने इसे बहुत ही सरल और उचित शब्दों में उत्तर देने का प्रयास किया है, तो इसे ध्यान रखें। साथ ही देखें तो अगला संस्मरण है गुलबदन बेगम का, जिसमें गुलबदन बेगम जो है वह हुमायूं नामा लिखी हुई है। तो आइए इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गुलबदन बेगम जो थी वह दिलदार बानो बेगम से बाबर की बेटी थी। गुलबदन बेगम का वृत्तांत अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका अवलोकन राजप्रसाद में एक अंतरंग व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी और वह भारत में मुगल संप्रभुता के आरंभिक निर्माण काल की गवाह थी। जब वह सिर्फ 8 साल की थी तो बाबर की मृत्यु हो गई थी। उसने हुमायूं का जो उथल पुथल का दौर था उसका भी सामना किया था। अबुल फजल के अकबरनामा के लिए, चलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे देख लेते हैं। हुमायूं नामा जो है वह हुमायूं का जन्म, विवाह और अन्य संबंधित राजकीय समारोह के बारे में अंतर्दृष्टि या उसके बारे में जानकारी देता है। यह शासक की औपचारिक दरबार के बाहर एक आम इंसान के रूप में गतिविधियों की बात करता है। हुमायूं नामा में हमें शासक और दरबार के साथ साथ शासक का जो व्यक्तिगत गतिविधियां थी उसके बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। उनका वृत्तांत काफ़ी हद तक यादाश्त पर आधारित है, जो उन्होंने सुना और याद रखा। फिर भी यह हरम में रहने वालों का आंखों देखा वृत्तांत है। जो शासक द्वारा जो महिलाओं को अपने पास रखा जाता था, जिसे हरम कहते हैं, वहाँ की स्थितियों का आंखों देखा ब्यौरा यह प्रस्तुत करता है। हुमायूं नामा बाबर और हुमायूं पर प्रकाश डालता है और मुगल हरम के जीवन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। राजसी सत्ता के व्यक्तिगत सामाजिक बंधनों, आंतरिक टकराव, तनाव, इन सब की भूमिका पर यह प्रकाश डालता है। उनके वर्णन से पता चलता है कि शाही महिलाओं की शादी और सामाजिक शिष्टाचार के मामले में विशेष स्थिति थी। साथ ही यह भी दर्शाता है कि महिलाएं अक्सर राजनीतिक मध्यस्थों की भूमिका निभाती थीं। यह वृत्तांत मुगल के प्रारंभिक काल में हरम में पर्दा की स्थिति पर भी प्रकाश डालता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका प्रचलन तुलनात्मक रूप से कम कठोर था। यह दर्शाता है कि हरम की प्रमुख महिला मुख्य रानी नहीं थी, बल्कि राजमाता थी, जो अक्सर राजा के सलाहकार के रूप में काम करती थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो हुमायूं नामा के बारे में आप याद रखेंगे। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना ही चाहिए क्योंकि इस पे आपको प्रश्न देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। साथ ही एक और संस्मरण है जहांगीर का संस्मरण, जिसे ताजुक ए जहांगीरी कहते हैं। ये जो संस्मरण है वार्षिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। अपने संस्मरणों को कलमबंद करने के लिए उसने अपने परदादा बाबर से प्रेरणा ली थी। जो जहांगीर का जो संस्मरण है वह 2 भागों में लिखा गया है। पहला भाग उसके शासन के 12 वर्षों का लेखा जोखा है और दूसरा भाग उसके शासनकाल के 19वें शासकीय वर्ष की शुरुआत तक का वर्णन करता है। उन्होंने पहले 17 वर्ष का वर्णन स्वयं अपने हाथों से लिखा था। जहांगीर के जन्म से शुरू होकर उसके पदारोहण, उसके 12 आदेशों
उसके द्वारा न्याय की सुनहरी जंजीर की स्थापना और विभिन्न प्रशासनिक और वित्तीय ज्ञप्तियों, मनसब और जागीर आवंटन, साथ ही खुसरो का जो विद्रोह था के बारे में या सड़कों के रखरखाव के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। साथ ही वह पंडितों और हिंदू तपस्वियों के साथ बातचीत करने की अपनी रुचि का भी वर्णन करता है। वह कई बार स्पष्ट रूप से अपनी कमजोरियों को भी स्वीकारता है। तो यह सब जहांगीर के संस्मरण में हमें ये सारी जानकारी प्राप्त होती है। चलिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे इंसा मंत्र, इंसा, इसे आप याद रखेंगे कि इंसा क्या है। इंसा का शाब्दिक अर्थ है सृजन। अभी देख लेते हैं इंसा यानी पत्र लेखन। तो इसके बारे में आपको बता दूं, यह जो था यह व्यक्तिगत पत्रों और राज्य के पत्राचार को दर्शाता है। जो उस समय के जो शासक वर्ग थे उनका जो व्यक्तिगत पत्रों का आदान प्रदान था, या फिर राज्य के जो पत्राचार होते थे, जो शासक और अधिकारी के बीच में जो पत्राचार होते थे, यह उनको दर्शाता है। वे मध्यकाल के दौरान प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों और विचारों के साथ साथ प्रशासन के कामकाज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देता है। तो इंसा है, इसके बारे में भी आप जानकारी रख लें। कई बार इनके ऊपर भी आपको प्रश्न पूछ सकता है, जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इंसा महरू जो था वह व्यक्तिगत पत्राचार का एक संग्रह था। विशेष रूप से महत्वपूर्ण पत्र वह हैं जो उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान मुल्तान के गवर्नर के रूप में लिखा था। यानी कि मुल्तान के गवर्नर के द्वारा फिरोज शाह तुगलक को जो महत्वपूर्ण पत्र लिखे गए थे उसे ही मुख्यतः इंसा-ए-महरू के रूप में हम जानते हैं, जो व्यक्तिगत पत्राचार का एक संग्रह है। तो इसके बारे में आप इतना ये जानकारी रखेंगे। साथ ही इससे हमें इस अवधि के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक इकाई पर विशिष्ट रोशनी डालती है, जिससे हमें इसकी उस अवधि के समय में इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इंसा-ए-महरू में जो इंसा धार्मिक अनुदानों के उद्देश्य पर भी जानकारी प्रदान करता है। साथ ही देखें तो इसके बाद क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है जो आपको याद रखना चाहिए, पर देख लेते हैं। साथ ही इसमें याद रखने वाली बात है कि मलफू जात क्या है। तो आप याद रखेंगे कि मलफू जात जो है वह सूफियों और फ़कीरों के मध्य के संवाद हैं। ये मलफू जात मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक पहलुओं को संबोधित करते हैं, फिर भी वे सामान्य जीवन और आम लोगों की स्थितियों पर विशिष्ट रोशनी डालते हैं, जिनके बारे में अन्यथा आधिकारिक इतिहासकार संबोधित करने में विफल रहे हैं। हमें ऐसे विषयों की भी जानकारी इन मलफू जात से मिलती है जो सूफियों और फ़कीरों के मध्य के संवाद हैं। तो इस इकाई 1 के अंतर्गत जो हमने पढ़ा है उसमें ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके ऊपर आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही आसान और कम शब्दों में हमने इकाई 1 को समाप्त किया है। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। साथ ही अगले वीडियो में इकाई 2 और 3 को एक साथ कवर करेंगे। तो 1 से 2 दिन में आपको BHIC 133 का जो 1206 से लेकर 1707 तक के जो हिस्ट्री है उसको मैं समाप्त कर दूंगा, ताकि आप इसे कम और आसान शब्दों में समझ करके इस पूरे बुक को आसानी से इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज आप समझ लें और उस पर बनने वाले प्रश्न के उत्तर आप दे सकें। इसका मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, बहुत ही आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा और निश्चित ही सिर्फ इकाई 1 से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन आपको सिर्फ इकाई 1 से ही देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।